जय श्री कृष्णा गाइज। आज की कहानी का शीर्षक है बहू ने ससुर को माली का काम करने भेजा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब बहू ने ससुर को पैसे के लिए दूसरों के घर माली का काम करने भेजना चाहा, तो ससुर ने कर दिया ऐसा काम कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। इस महीने के पेंशन के पैसे अभी तक आपने नहीं निकाले क्या? आज 20 तारीख हो गई है, जबकि पेंशन के पैसे तो लगभग 7 या 8 तारीख को आ ही जाते हैं। तो इस बार आप पैसे निकाल कर हमें देना नहीं चाहते या निकाल कर आपने अपने पास रख लिए हैं? गुस्से से तमतमाई रामेश्वर जी की बहू रोमी बोली। तभी अपने ऑफिस जाने के लिए चाय नाश्ता करके तैयार होकर रामेश्वर जी का बेटा राज बाहर निकलते हुए बोला, पापा मुझे कार को सर्विसिंग करवाने देना था और मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है। क्या आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल लिए या निकालने वाले हैं? अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो थोड़े पैसे दे दीजिए ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे ऑफिस की तरफ से सभी लोग फैमिली टूर पर जाने वाले हैं, तो हम लोग भी चलेंगे। रामेश्वर जी को लगा राज उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएगा, तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने पेंशन के पैसे नहीं निकाले। तुम कहते हो तो ठीक है, तो मुझे बाइक से लेकर चलो, मैं तुम्हें पैसे निकाल कर दे दूंगा। तुम गाड़ी सर्विसिंग में दे देना और मैं ऑटो से घर आ जाऊंगा। तभी रोमी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे नहीं बाबूजी, आप ऑटो से क्यों जाएंगे? मैं स्कूटी लेकर चलती हूँ ना, मैं आपको स्कूटी पर बैठाकर घर वापस ले आऊंगी। सभी को रोमी के विचार अच्छे लगे तो रामेश्वर जी ने भी हाँ कह दी और वे तीनों चले गए बैंक से पैसे निकालने के लिए। रामेश्वर जी ने जैसे ही पैसे निकाले, राज ने और रुपयों को अपने बैग में रखा और ऑफिस निकल गया। रोमी ने रामेश्वर जी से कहा, बाबूजी मेरी एक सहेली का फोन आया था। उसके पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे अभी के अभी बाहर जाने के लिए निकलना होगा। रामेश्वर जी हाँ कहेंगे या ना, उनका जवाब सुने बिना ही बहू रोमी ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने ससुर के सामने से सर से निकल गई। रामेश्वर जी बहू को जाते हुए ठगे से देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बच्चों के इस प्रकार की करतूत के लिए हंसें या अफसोस जताएं या रोएं। जब उन दोनों को अपने पिता के पैसे चाहिए थे तो बेटा उन्हें सम्मान के साथ अपनी कार में बैठा कर लाया था, लेकिन पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही उनके तेवर ही बदल गए। पैसे उनके हाथ लगते ही उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर अपनी उल्लू सीधा कर चले गए। उन दोनों ने ये भी नहीं पूछा कि उनके पास घर जाने के लिए ऑटो का किराया है भी या नहीं। जब उनकी पत्नी कमला जी थी तब मजाल थी कि दोनों बेटे बहू ऊंची आवाज में बात भी कर लेते। अपने मन की करना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि बाहर के सारे काम रामेश्वर जी संभाल लिया करते थे और घर के सारे काम कमला जी कर लिया करती थीं। इसलिए वह बहू कमला जी को कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि रोमी बहू को मालूम था अगर कमला जी से पंगा लिया तो घर के सारे काम या तो उसे करने पड़ेंगे या उसी काम को करने के लिए नौकरानी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे पैसे देने होंगे। इसलिए वह कमला जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही कमला जी की तबीयत खराब होने लगी, बहू तो बहू बेटा भी कमला जी के साथ सीधा मुंह बात नहीं करता था। वो तो रामेश्वर जी के पेंशन के पैसे आते रहते थे, इसलिए उन्होंने कमला जी का इलाज भी
करवाया, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2 सालों तक इलाज कराने के बाद भी उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया था और वे एक दिन परलोक सिधार गईं। अब कमला जी के बिना रामेश्वर जी तो अकेले हो गए थे। औरत होते तो रोकर अपना मन हल्का कर भी लेते, लेकिन विडंबना ये थी कि रामेश्वर जी मर्द होने के नाते रो भी नहीं सकते थे। इसलिए उनके मन में जो भी तकलीफ होती वे घुटकर रह जाते, लेकिन किसी के सामने अपने दुख प्रकट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई था भी नहीं। रामेश्वर जी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और पहले उनके दादा और पिताजी कथा पुराण किया करते थे। रामेश्वर जी को सरकारी नौकरी मिल जाने के कारण उनकी दिशा अलग हो गई थी, लेकिन अब बुढ़ापे में अपने एकाकीपन को दूर करने का एकमात्र सहारा धार्मिक किताबें पढ़ना ही था। उनके दादा और पिताजी की उनके ज़माने में बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन रामेश्वर जी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए गांव को छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। जब तक कमला जी थी तब तक तो उनके घर में सारे रीति रिवाजों का पालन किया गया, लेकिन कमला जी की मृत्यु के बाद तो वह बहू जैसे आज़ाद ही हो गई थी। बेटा भी अब अपनी मनमानी करने लगा था। अब कभी कभी स्पेशल ओकेशन में बेटा बहू घर पर ही नॉन वेज नहीं बनाते थे, लेकिन बाहर से मंगवा कर घर में खाया करते। घर में ही पार्टियां करते, जो रामेश्वर जी के बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन बेचारे कर भी तो क्या सकते थे। उन्होंने कभी कभी ऐतराज़ जताया, लेकिन दोनों बेटा बहू उन्हें पुराने ख्यालात के बुढ़े कहकर डांट डपट कर चुप करा देते। जिस दिन बेटे बहू नॉन वेज खाते उस दिन रामेश्वर जी घर में पानी तक नहीं पीते थे। अब उनका मन घर गृहस्थी और बेटे बहू सभी से ऊब चुका था, इसलिए उन्होंने धार्मिक किताबों को ही अपने जीवन जीने का एकमात्र सहारा मानकर उन्हें में खोए रहते। बेटे बहू ने भी उन्हें कबाड़ की वस्तु की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने पिता की याद जब आती, जब उनके पेंशन के पैसे निकलवाने होते, पहले तो वे दोनों उन्हें बड़े मान मनोहार के साथ बैंक लेकर जाते और घर वापस लाते, लेकिन उन्हें वे अब ऑर्डर देते कि पापा आज पेंशन के पैसे निकालना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस बुढ़े के पास बार बार जाना, इसकी मनुहार करना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना उनका अकाउंट अपने अकाउंट से बाहर जुड़वा लिया जाए। इसलिए एक दिन राज ने रामेश्वर जी से कहा, पापा अब आप बूढ़े हो चले हैं, आप बैंक जाकर कहाँ धक्का मुक्की खाते रहेंगे, इसलिए ऐसा कीजिए, इस पेपर पर साइन कर दीजिए, फिर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही आपके पैसे निकाल कर ले आया करूँगा। रामेश्वर जी अपने बेटे बहू की चालाकी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन अब वो सांसारिक मोह माया से दूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस पेपर पर साइन कर दिए। अब तो राज के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसे अब अपने पिता के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। जब रामेश्वर जी की पूरी पेंशन राज के हाथ में आने लगी, तो रोमी ने राज के कान भरने शुरू कर दिए। उसने उससे कहा, आप बाबूजी को बहला फुसला कर गांव के जमीन और घर को भी बेचकर सारे रुपए अपने कब्जे में ले लो, ताकि हमें बाद में बाबूजी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे वे हमारे पास रहें या कहीं चले जाएं, हमें
उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। राज को भी रोमी की बातें सही लगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रामेश्वर जी बोले, हाँ बेटा कहो ना, क्या कहना चाहते हो। पापा वो मैं कह रहा था कि अब हम सब तो यहाँ शहर में रहते हैं, गांव में कोई भी नहीं रहता, इसलिए ना ही घर की देखभाल हो पाती है और ना ही खेत की। अगर हम कई दिनों तक गांव नहीं गए तो कहीं गांव के लोग जो हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं उन्हीं लोगों खेत और मकान पर कब्जा कर लिया तो। देखिए बाबूजी, आजकल का जमाना बहुत खराब है। आपकी तबीयत भी कभी नरम तो कभी गरम चलती रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ की सारी जमीन जायदाद और घर को बेचकर क्यों ना यहीं शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसे किराए पर दे देंगे, ताकि हर महीने हमें किराए के पैसे पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे, जिन पैसों से आप अपने लिए दवाई गोली और इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पेंशन के पैसे तो घर खर्च में ही चले जाते हैं। रामेश्वर जी बोले, बेटा मेरे जीते जी मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को नहीं बेचूंगा। मेरे बाद भले ही तुम बेचो या तुम्हें जैसा लगे वैसा करना, लेकिन मैं अभी तो नहीं बेचूंगा। अपने पिता की बातें सुनकर राज तो वहां से चला गया, लेकिन रोमी के खुरापाती दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। वह सोचने लगी, बाबूजी वह जमीन जायदाद कैसे हड़पी जाए। उसने तिकड़म लगाई। वह रोज रोज रामेश्वर जी के लिए समय पर चाय नाश्ता खाना और दवाई सभी चीजों की सारी व्यवस्था करने लगी, लेकिन जब वह उन्हें खिलाती पिलाती बस उनके पास अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती, कहती कि देखिए ना बाबूजी, आजकल शहर में रहना खाना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो पानी को भी खरीद कर पीना पड़ता है, और वहाँ गांव में हमारा कितनी जमीन जायदाद है, कितना बड़ा घर है, लेकिन बेकार ही दूसरे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आपके बाद हमें वहाँ कोई पहचानेगा भी या नहीं, फिर हमें तो वहाँ का कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वे लोग तो उसमें अपना कब्जा जमा कर ही बैठ जाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना बाबूजी, आपके पास इतना कुछ रहने के बाद भी आपका बेटा कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। रामेश्वर जी रोज रोज बहू की इमोशनल बातें सुन सुनकर परेशान हो गए थे। अब उन्हें भी लगने लगा था कि वास्तव में उनकी कितनी जिंदगी बची है पता नहीं। समय रहते गांव की सारी संपत्ति बेटे के नाम कर देता हूँ, आज नहीं तो कल उसी की तो होने वाली है। रामेश्वर जी ने आखिरकार एक दिन अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर ही दी। अब रोमी और राज बहुत खुश थे। रोमी ने 2-4 दिनों तक तो रामेश्वर जी को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। अब वह रामेश्वर जी को बात बात पर टोकती। रामेश्वर जी ने एक दिन पानी मांगा तो उस कहने लगी, बाबूजी घर में मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, आप खुद जाकर पानी पी लीजिए। जब रामेश्वर जी ने पानी लेकर पी लिया तो कहने लगी, बाबूजी अब वह गिलास साफ करके कौन रखेगा, मैं आप लोगों की नौकरानी हूँ क्या, जो कि दिन रात काम करती रहूं। वैसे ही एक दिन रामेश्वर जी बाथरूम से नहा कर आए तो डोरमेट में उन्होंने अपने पैर पोंछे थे और काम वाली को पोछा लगाए करीब 1 घंटा हो चुका था। फिर भी रोमी बोली, बाबूजी काम वाली ने अभी अभी पोछा लगाया है और आपने सारा फर्श गंदा कर दिया। नौकरी तो सरकारी करते थे, लेकिन दिमाग गांव का ही रह गया है। हाँ,
रहेगा भी क्यों ना। गांव में गोबर मिट्टी के अलावा आप लोग और जानते भी क्या थे जो इतने साफ सुथरे फर्श को भी साफ रखेंगे। रामेश्वर जी ने मन में सोचा, काम वाली को पोछा लगाएं। 1 घंटा हो गया और मेरे पैर भी गीले नहीं हैं जो फर्श गंदा करते। फिर ये फर्श गंदा कैसे हो गया? लेकिन उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। अब बारी आई खाना खाने की तो रोमी बोली, बाबूजी, क्या आपके गांव वाले घर में डाइनिंग टेबल था जो रोज रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हो? गांव में तो शायद ढंग की चटाई भी नसीब नहीं हुई होगी और इतनी महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के शौक तो ऐसे पाल रखे हैं। रोमी अब रामेश्वर जी के हर एक काम के लिए टोकती। रामेश्वर जी सब समझ रहे थे कि अब उनके हाथ से सारा धन दौलत बेटे बहू के नाम पर हो गया है, इसलिए बेटे बहू के तेवर बदल गए हैं। कमला जी के चले जाने से वे तो पहले ही टूट चुके थे। अब बेटे बहू के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण वे बीमार रहने लगे थे। रोमी ने देखा अब तो बुढ़ा किसी काम का नहीं रह गया है, तो उसने उन्हें अपने बगीचे में बागवानी का काम करने में लगा दिया। बगीचे में काम करके बाहर की हवा पाकर रामेश्वर जी का मन थोड़ा खुश रहने लगा और देखते ही देखते उनके बगीचे में एक से एक फूल खिलने लगे। रोमी के आस पड़ोस के लोग उसके बगीचे की खूब तारीफ करते और रोमी से पूछते कि उसने बागवानी का काम किससे करवाया है, तो वह कहती उसके ससुर जी खाली रहते हैं तो वही ये सब कर देते हैं। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, कल से ही तुम अपने ससुर को मेरे बगीचे में काम करने के लिए भेज देना। रोमी बोली, बस 10,000? नहीं बाबा, बगीचे में कितना काम करना पड़ता है वो तो करने वाला ही जानता है। अगर 20,000 दोगी तो ही भेजूंगी। पड़ोसन बोली, अच्छा ठीक है, भेज देना। रोमी ने तो 20,000 रुपए ले लिए और अपने ससुर को उनके घर बागबानी का काम करने के लिए भेज दिया। रामेश्वर जी ने सोचा, जैसे अपने घर में काम कर रहा हूँ वैसे ही पड़ोस में करने में क्या है। वे पूरे 11 दिनों तक उसके बगीचे में काम करते रहे, तब उनका बगीचा हरा भरा हो पाया। अब तो रामेश्वर जी के बागवानी की चर्चा आसपास के सभी लोगों के घरों में होने लगी और रोमी सबके घर से पैसे बड़ा बड़ा कर ले लेकर रामेश्वर जी को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेजती रहती। लेकिन वह पैसे लेने वाली बात रामेश्वर जी को नहीं बताती थी। रोमी ने एडवांस में 4 घरों से पैसे ले लिए थे और रामेश्वर जी को उनके घर का काम करने जाने के लिए कह दिया। लेकिन अब रामेश्वर जी ने साफ मना कर दिया कि बहू, मैं किसी के घर काम करने नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे रोज ही बुखार रहता है। मैं तो रोज दवाई खाकर काम पर चला जाता था, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोमी अपने ससुर की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। उसने चिमटा गरम किया और बोली, बुढ़े, काम पर जाएगा या नहीं? बोल, वरना इस गरम चिमटे से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लेकिन रामेश्वर जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या था, रोमी ने गुस्से में रामेश्वर जी को चिमटे से चटाचट मार दिया। रामेश्वर जी कराहते रह गए और रोमी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, बुढ़े, मैंने 4 घरों में एडवांस में पैसे ले लिए हैं और अगर तूने काम नहीं किया तो मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे।
बहू की बातें सुनकर रामेश्वर जी दंग रह गए। मतलब बहू मुझे पैसों के लिए जबरदस्ती लोगों के घर बगीचे में काम करने के लिए भेजती थी और मैं सोचता था कि बहू उनकी मदद कर रही है। अब रामेश्वर जी को अपनी बहू की करतूत पर घिन आने लगी थी। एक तो मार का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने रोते हुए अपने कुछ कपड़े और कुछ जरूरी पेपर एक कपड़े में बांधे और बिना किसी को बताए घर से निकल ही रहे थे कि उसी समय उनका बेटा अपने दफ्तर से घर वापस आ रहा था। अपने घर के मेन गेट पर दोनों बाप बेटा की मुलाकात हुई, लेकिन राज ने नहीं पूछा कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, और ना ही रामेश्वर जी ने उसे बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उस दिन राज की ऑफिस में किसी ने राज को रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया था और वह वीडियो उसने राज को भेज दिया और उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो जितना कहेगा उतना पैसा नहीं दिया तो वह उस वीडियो को उसके बॉस को दिखा देगा, जिससे वह नौकरी से हाथ भी धो सकता है। ऐसा कौन कर रहा था राज नहीं जानता था, इसलिए वह बहुत परेशान था। वह जैसे ही अपने कमरे में गया धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। उधर रोमी मन ही मन खुश हो रही थी कि बूढ़े से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूटा। राज ने उस दिन रोमी को कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन जब वो ऑफिस गया तो उसे फिर से वही अनजान नंबर से फोन आया और उसने राज से 20,000 मांगे। राज ने सोचा 20,000 की ही तो बात है, उसे देखकर उसका मुंह बंद कर देता हूँ। उसने दूसरे दिन 20,000 दे दिए, लेकिन अब वह अनजान व्यक्ति हर दूसरे दिन कभी 20 तो कभी 30,000 की डिमांड करता रहता और राज अपने घर से जो रोमी ने लोगों के घर से बागबानी के पैसे रामेश्वर जी से काम करवा कर लिए थे, सारे पैसे उस अनजान आदमी को दे दिए। धीरे धीरे राज और रोमी की लड़ाइयाँ होने लगी। वे दोनों एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे और वे कंगाल हो गए। उधर रामेश्वर जी, जो कि बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर हो गए थे, एक मंदिर के दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो गए। उस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु लोग आते थे। रामेश्वर जी को जब किसी ने बेहोशी की हालत में देखा तो थोड़ी देर के लिए वहां हड़कंप सा मच गया। श्रद्धालुओं में से एक डॉक्टर भी था, उसका नाम राकेश मित्तल था। उस डॉक्टर ने रामेश्वर जी को देखा तो वह समझ गया कि रामेश्वर जी को बहुत कमजोरी है, इसलिए वे बेहोश हो गए हैं। उन्होंने अपने ही अस्पताल में फोन किया और एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें उसमें लेकर अपने अस्पताल पहुंचे। वहां ले जाकर उन्होंने उनका इलाज किया। 2 दिनों के बाद रामेश्वर जी के होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि वे वहां कैसे पहुंचे। तब वहीं खड़ी एक नर्स ने बताया कि आप एक मंदिर के दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर गए थे और हमारे डॉक्टर राकेश मित्तल आपको यहाँ ले आए और आपका इलाज किया है। नर्स ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं अंकल, और आपका क्या नाम है? रामेश्वर जी क्या बताते कहाँ रहते हैं। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बस इतना ही पूछा कि मेरी पोटली कहाँ है। तभी नर्स ने उंगली का इशारा करके बताया कि आपकी पोटली वहाँ सुरक्षित रखी हुई है और सारा सामान भी सुरक्षित है। रामेश्वर जी ने नर्स से डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई तो नर्स ने डॉक्टर के केबिन तक उन्हें पहुंचा दिया। रामेश्वर जी डॉक्टर के पैरों में जाकर गिर गए।
तभी डॉक्टर राकेश उन्हें उठाते हुए बोले, अरे अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं और आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो। रामेश्वर जी बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो मुझे बूढ़े की जान बचाई। बेटा मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कहीं मजदूरी करके पैसे कमाकर आपकी फीस और दवाई के पैसे जरूर दे दूंगा। तभी राकेश उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर आराम से बैठाते हुए बोले, अंकल मेरी बात तो सुनिए, आपसे पैसे की बात किसने की? उसने तुरंत बेल बजा दी। नर्स दौड़कर अंदर आई। डॉक्टर राकेश ने नर्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे की बात करने की? किसने कहा था इनसे पैसे लेने के लिए? नर्स वहीं खड़ी नजरें झुकाए थर थर कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी रामेश्वर जी अपनी जगह से उठे और डॉक्टर के पास जाकर उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा इन्होंने मुझसे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा, वो तो मैं ही आपसे कह रहा था। इतना तो मुझे भी पता है ना कि अस्पताल का बिल कितना होता है। रामेश्वर जी की बातें सुनकर डॉक्टर राकेश थोड़ा शांत हुआ और नर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया और रामेश्वर जी से माफी मांगने लगा और बोला, रामेश्वर अंकल आप मेरे पिता समान हैं और जैसे ही आपने पैसे की बात की ना, तो मुझे लगा उस नर्स ने आपसे पैसे के लिए कुछ कहा होगा। रामेश्वर जी आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखने लगे और बोले, बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया, फिर तुमने कैसे जाना कि मेरा नाम रामेश्वर है? तभी राकेश मुस्कुरा कर बोले, अंकल आप ही वो मसीहा हो जिनकी वजह से आज मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं आज इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। रामेश्वर जी बोले, मैं समझा नहीं बेटा, तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी डॉक्टर राकेश ने उन्हें याद दिलाया, अंकल याद कीजिए, जब 10वीं के बाद में पढ़ाई करने के लिए जिद करता था तब मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे मुझे आगे पढ़ा पाते, इसलिए उन्होंने मुझे गंदी नाली में डाल दिया था। मैं वहीं खड़ा खड़ा रो रहा था और मेरे पापा मुझे गालियां दे रहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं हैं, तो तुझे कैसे कहाँ से पढ़ाएंगे? तभी आप अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे और आपने मुझे वहाँ से तुरंत निकाला था और 11वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए आपने मुझे दिए थे। आपकी ही मेहरबानी की वजह से आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ पाया हूँ। मेरे पिताजी तो मुझे डॉक्टर बने हुए नहीं देख पाए क्योंकि वे मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन भगवान ने पिता के रूप में आपको मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया है, कहकर अपनी कुर्सी पर उठा और रामेश्वर जी के पैर छूने लगा। रामेश्वर जी को बहू द्वारा चिमटे से मारने वाली बात याद आ गई और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। डॉक्टर राकेश ने फिर पूछा, अंकल आजकल आप कहाँ रहते हैं और राज क्या करता है? रामेश्वर जी बोले, बेटा ये खुला आसमान ही मेरा घर है और राज अब क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। रामेश्वर जी की बातें सुनकर राकेश दंग रह गया। उसने रामेश्वर जी से पूछा, अंकल जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
प्लीज पूरी बात विस्तार से बताइए ना, क्योंकि मुझे अंदाजा तो लग ही गया है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी तो आज 3 दिन हो गए राज ने एक बार भी आपके बारे में ना ही पूछा और ना ही आपसे मिलने आया। और मंदिर में भी आप अकेले ही थे। प्लीज अंकल, आपके साथ क्या हुआ है बताइए ना। तब रामेश्वर जी ने वह सारी कहानी डॉक्टर राकेश को बता दी। रामेश्वर जी के साथ हुए इतने बुरे बर्ताव को सुनकर तो राकेश की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर जाकर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जब अपने ही पराये हो गए तो फिर किससे आस की जा सकती है। तब राकेश उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस प्रकार हमारे हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, बस उसी प्रकार सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर रामेश्वर जी थोड़ा संकोच करते हुए बोले, बेटा, तुम तो मुझे अपना पिता समझकर खुशी खुशी अपने पास रख लोगे और मेरी सेवा भी कर लोगे, लेकिन क्या बहू इस बात के लिए मानेगी? तब राकेश बोला, अंकल, आपने अपनी बहू को अभी देखा ही कहाँ है। वो तो एक अनाथ लड़की है। वह तो हमेशा से यही चाहती थी कि उसे माँ बाप के रूप में सास ससुर मिलना चाहिए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ है, लेकिन पापा तो मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। अगर आप मेरे साथ हमारे घर चलेंगे और हमारे साथ रहेंगे तो सबसे ज्यादा जिसको खुशी होगी वह होगी आपकी बहू प्रिया, क्योंकि उसे माँ बाप का प्यार क्या होता है ये जानने की बहुत इच्छा है अंकल। लेकिन बेचारी अभी तक उस प्यार से वंचित रही है। अगर आप उसे पापा के रूप में मिल जाएंगे तो उससे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अब राकेश की बातें सुनकर रामेश्वर जी भी आश्वस्त हो गए कि उन्हें राकेश के घर में पूरा सम्मान मिलेगा, इसलिए वे उसके साथ उसके घर चले गए। जब रामेश्वर जी के घर पहुंचने से पहले ही राकेश ने घर पर फोन करके प्रिया को सारी बातें समझा दी थी। इधर रामेश्वर जी को एक होटल में ले जाकर मस्त खाना खिलाया, नहलाया धुलाया और नया कुर्ता पजामा पहनने के लिए दिया। रामेश्वर जी को लग रहा था जैसे उनका बचपन लौट आया हो। वे राकेश के परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। शाम हुई, फिर राकेश रामेश्वर जी को लेकर अपने घर गया। रामेश्वर जी ने देखा राकेश का घर लाइटों से सजा हुआ है। दरवाजे के पास दिए जलाए गए हैं और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। राकेश की माँ रमा जी पूजा करने बैठी हुई थी। उसी समय राकेश की कार उनके बरामदे में जाकर रुकी। राकेश के बच्चे पापा आ गए, दादू आ गए कहते हुए बाहर निकले। दोनों बच्चे एक अपने पापा को तो एक ने रामेश्वर जी को पकड़ लिया और अंदर लाए। दरवाजे में प्रिया आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। उसने राकेश और रामेश्वर जी की आरती उतारी, उन्हें चंदन और चावल का टीका लगाया और उनके साथ साथ उनके बच्चे सोनू और मोनू को भी टीका लगाया तो बच्चे भी खुश हो गए। सभी लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया। रामेश्वर जी ने जैसे ही राकेश के घर के हॉल में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग में आ गए हों। उन्होंने हॉल को ऐसे सजाया था कि उसकी सुंदरता
देखते ही बनती थी। जब थोड़ी देर बाद रमा जी की पूजा हो गई तो वे सभी को प्रसाद देने आईं। तो रामेश्वर जी को कई दिनों बाद देखकर तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाई। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और सभी लोग खाना खाने बैठे। जैसे ही वे लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे, रामेश्वर जी को अपनी बहू द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रमा जी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ कमी रह गई क्या हमारी खातिरदारी में? रामेश्वर जी बोले, नहीं बहन, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। रमा जी बोली, भाई साहब, बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अब आप बीती बातों को भूल जाइए और उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। रमा जी के वे शब्द रामेश्वर जी के लिए संजीवनी का काम कर गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बहू की उन कड़वी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब तो रामेश्वर जी राकेश के बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते और बाकी समय में धार्मिक किताबें पढ़ते। जाति के पंडित होने के कारण वे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते। अब वे पास के ही गार्डन में सुबह शाम जाने लगे। वहाँ धीरे धीरे उनके ढेर सारे दोस्त उन्हीं के उम्र के मिलने लगे। रामेश्वर जी ने अपने दोस्तों को बताया कि उनके दादा और पिताजी लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाने जाया करते थे, लेकिन वे सरकारी नौकरी करने के कारण ये काम छोड़ दिए थे। तब उनके दोस्तों ने कहा, तो अभी कौन सी देर हो गई है भाई, पहले नहीं तो अब चालू कर दो। फिर एक एक करके उनके दोस्तों के घरों में उन्हें कथा पूजन करने के लिए बुलवाने लगे। तब तो रामेश्वर जी भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उनके दोस्तों ने उन्हें भागवत कथा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने इसके पहले कभी भागवत कथा नहीं की है, इसलिए हम लोग अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे घर पर ही भागवत कथा सुनने के लिए आना और जहाँ मुझसे गलती होगी आप लोग मुझे बताना ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। रामेश्वर जी के सभी दोस्तों ने उन्हें साहस दिया कि तुम ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तो रामेश्वर जी को भी हिम्मत आई। उन्होंने इस बारे में सबसे पहले घर की मुखिया होने के नाते रमा जी से बात की, तो वे तुरंत ही तैयार हो गईं। जब प्रिया से पूछा तो वह तो बहुत ही खुश हो गई और राकेश से पूछा गया तो उसने कहा, अंकल, आप मुझे सामान की लिस्ट दे दीजिएगा, आप जो कुछ भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे। आपने पहले कभी गलत नहीं किया तो आज भी गलत कर ही नहीं सकते, बल्कि मैं तो आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। जब घर के सभी लोगों ने सहमति दे ही दी तो रामेश्वर जी में भी 2 गुना उत्साह बढ़ गया। अब नियत तिथि में राकेश के घर में ही भगवान कथा प्रारंभ की गई। राकेश ने 8 दिन की छुट्टी ले ली और रामेश्वर जी के सारे दोस्त अपने परिवार और आस पड़ोस वालों के साथ उनके घर भागवत कथा सुनने आने लगे। रामेश्वर जी जैसे जैसे कथा सुनाते सभी लोग सच्ची श्रद्धा में उनकी कथा सुनते। देखते ही देखते उनकी कथा जितने लोगों ने सुनी सभी की कुछ न कुछ तरक्की हुई। कई लोगों के बिगड़े हुए काम बने। सभी लोगों को विश्वास रामेश्वर जी के मुख से निकले शब्दों पर बढ़ गया, क्योंकि रामेश्वर जी ने कभी भी चोरी या गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए थे, इसलिए उन्होंने वैसा ही शिक्षा दी।
अपने पास आने वाले लोगों को भी बताया। उनके बताए रास्ते पर चलने से लोगों का चरित्र, व्यवहार और सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुए, इसलिए भगवान ने भी उनके साथ अच्छा ही किया। अब धीरे धीरे रामेश्वर जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनको इतना चढ़ावा मिलता कि वे समेट नहीं पाते थे, लेकिन वे उस धन को अपने लिए खर्च नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने राकेश से बात करके एक एनजीओ खोल लिया, जहां जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब, दुखी लोगों को आश्रय दिया जाने लगा था। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उनकी मदद की जाती थी। धीरे धीरे साल का आखिरी दिन आ गया। लोगों ने नए साल की पार्टी के लिए कई प्रकार की तैयारियां रखी थी। किसी ने पिज्जा पार्टी, तो किसी ने शराब मुर्गी की पार्टी, तो किसी ने क्लब में पार्टी रखी थी। लेकिन रामेश्वर जी ने अपने एनजीओ के प्रांगण में ही 151 दिए जलाकर चारों तरफ लाइटों की रोशनी से नए साल की तैयारी भागवत कथा का गुणगान करके की थी। रामेश्वर जी के बेटे बहू भी क्लब में पार्टी करने के लिए चले गए। वहां पुलिस की रेड पड़ी। वहां गलत धंधे भी किए जा रहे थे, जिसके कारण वहां जितने भी लोग थे, कुछ तो अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए। उनमें रामेश्वर जी के बेटे बहू भी थे। अब दोनों ने पुलिस की गिरफ्त से छूटने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक भी ना सुनी और सभी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे। उसी समय रामेश्वर जी की रैली सड़क के दूसरे किनारे से जा ही रही थी। लोग कथावाचक सुखदेव महाराज रामेश्वर जी के जयकारे लगा रहे थे। रामेश्वर जी 4 घोड़ों के रथ से सुसज्जित रथ पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर पीले रंग की चमचमाती चुनरी को 4 लोग पकड़े हुए थे और उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। ट्रैफिक जाम के कारण रामेश्वर जी के बेटे बहू उन्हें अच्छी तरह से देख पा रहे थे। रामेश्वर जी अपने रथ पर बैठे हुए सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सुख और दुख का जोड़ा तो लगा ही रहता है। मनुष्य अपने कर्मों से सुखी और दुखी होता है। रामेश्वर जी के ये शब्द राज और रोमी के कान में गूंज रहे थे। उनका मार्गदर्शन सुनकर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्हीं के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सज्जन पुरुष बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। इनका कहा एक एक शब्द सही होता है। उन्होंने लोगों को जैसा जैसा मार्गदर्शन किया है, लोगों को वैसा ही फायदा हुआ है। इनका नाम रामेश्वर शर्मा है। इनके बेटे बहू इन्हें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इनके बेटे तो जब तक इन्हें खाना नहीं खिला लेते तब तक खाना नहीं खाते, और बहू तो इतनी संस्कारी है कि अपने ससुर को पिता से भी बढ़कर प्यार देती है। इनका बहुत ही प्यारा परिवार है। लोगों के मुंह से रामेश्वर जी के बारे में ये सब सुनकर राज और रोमी की आंखें शर्म से झुक गईं। जब उन्हें पुलिस स्टेशन से लाया गया तो उनके सामने 2 ऑप्शन थे। एक ये कि उन्हें उस अपराध के लिए 20 साल की सजा, या दूसरा 20 लाख का जुर्माना के तौर पर पैसे जमा करके केस को हमेशा के लिए बंद कर दें। राज ने सोचा, अगर हम दोनों पति पत्नी 20 साल तक जेल की सजा काटेंगे तो बदनामी होगी, वो अलग, और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इससे अच्छा उन्हें दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने आनन फानन में अपने घर को 50 लाख में बेच दिया और उस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। राज उस केस से मुक्त तो हो गया,
लेकिन उसके बारे में उसकी कंपनी तक बात चली गई। उन्होंने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। रोमी ने भी इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे भी उस केस के बाद कहीं काम नहीं मिला। अब वे लोग अपने बच्चों का पेट भरें या किराए के कमरे का पैसा दें या अपना पेट भरें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रोमी ने देखा न्यूज़पेपर में उसने ससुर रामेश्वर जी की फोटो छपी है और उन्हें 2000 करोड़ का मालिक बताया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ा NGO चला रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना रोते गिड़गिड़ाते हुए उनके पास जाएंगे तो बाबूजी शायद माफ कर देंगे। उसने अपने पति को ये बात बताई तो भी दोनों अपने बच्चों के साथ दूसरे दिन NGO में पहुंच गए, जहां रामेश्वर जी रहते थे। लेकिन रामेश्वर जी किसी काम के सिलसिले से 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वहां के एक कर्मचारी ने रामेश्वर जी को सूचना दी कि कोई जरूरतमंद है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो रामेश्वर जी ने कहा, अरे मुझसे मिलकर क्या करेंगे? वे लोग जो चाहते हैं उन्हें दे दो, और रहने की जगह चाहिए तो वहीं कहीं उनके लिए व्यवस्था कर दो। उस कर्मचारी ने वैसा ही किया। रामेश्वर जी 3 दिनों बाद लौटे तो सीधे NGO न जाते हुए राकेश के घर चले गए। अधिक थकान के कारण वे 4 दिनों तक घर पर ही आराम करते रहे। राकेश NGO में जाकर रोज की रिपोर्ट लेकर आ जाता और रामेश्वर जी अपने कर्मचारी से फोन पर बातें करके वहां का समाचार पूछ लेते। लेकिन राज और रोमी तो रामेश्वर जी से मिलने की चाहत में वहां गए हुए थे ताकि उनसे कुछ मदद मिल सके। वे दोनों रोज ही उस कर्मचारी से रामेश्वर जी के बारे में पूछते कि वे कब तक आएंगे। कर्मचारी उन्हें ये कहकर शांत कर देता कि आपको किसी चीज की कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की। तो वे दोनों चुप हो जाते। जब 8वें दिन रामेश्वर जी NGO में कदम रखा तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल फिर से गूंज उठा। रामेश्वर जी ने सभी को शांति से बैठने के लिए कहा। तभी उस कर्मचारी ने रामेश्वर जी को बताया कि एक दंपति हैं, वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। रामेश्वर जी ने उन्हें अपने पास भेजने के लिए कहा। राज और रोमी शर्म से अपना सिर झुकाए अपने पापा के पास गए। वे रोते हुए उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगे। रामेश्वर जी बोले, देखिए मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। आप लोगों को मेरे पैरों में गिरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जब तक इच्छा है तब तक रहिए, खाइए। और रही बात बच्चों की, तो हमने एक विद्यालय भी खोल रखा है। वहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। आप चाहें तो उसमें अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं, वरना इतनी बड़ी दुनिया है, आप लोग जा सकते हैं। राज बोला, पापा आप ये हमारे साथ कैसे अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं? प्लीज पापा हमें माफ कर दीजिए। रामेश्वर जी बोले, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब राज ने रामेश्वर जी को उस रात की वह सारी घटना के बारे में बताया और घर बिकने के बारे में भी बताया। रामेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जिसने भी ये वाक्य बनाया है गलत नहीं बनाया है। जो जैसा बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे कर सकते हो? इंसानियत के नाते मैं तुम्हें यहाँ रहने और खाने तक की सुविधा दे सकता हूँ और तुम्हारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलवा सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और हाँ, एक सलाह देना चाहूँगा, मुफ्त की ही लेना चाहो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ से खाना खाकर बाहर पैसे कमाकर अपने लिए आशियाना
बना सकते हो। हमारे यहाँ तुम्हारे घर की तरह महंगा डाइनिंग टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जमीन में बैठकर भी हम प्रेम पूर्वक भरपेट खाना खा लेते हैं। मानना है तो मान लेना, आगे आपकी मर्जी। कहकर रामेश्वर जी वहां से उठे और रसोई की तरफ बढ़ गए। वहां का जायजा लेने कहीं किसी सामान की जरूरत तो नहीं है। दोनों बेटा बहू रामेश्वर जी को एक आत्मविश्वास के साथ घूमते फिरते देख उनका रुतबा देखकर दंग रह गए और पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छांव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतजार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाएंगे। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ जरूर बुरा होगा। उसी प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।